We're talking about a game changer. Game changer that's going to change the landscape. टोयोटा कंपनी एक ऐसी गाड़ी बना रही है जिसे हम पानी डाल के चला सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पेट्रोल की टंकी में पानी जाएगा और चांसेस हैं इससे वो सभी कंपनीज इंक्लूडिंग इलॉन मस्क की टेस्ला जो भी सबसे इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने का दावा कर रही है उनका धंधा ढेर हो सकता है, क्योंकि टोयोटा का ये नया इंजन भी एक बहुत ही इको फ्रेंडली कंबशन इंजन होने वाला है, जिसके फ्यूल टैंक में तो पानी डलता ही है पर उसके एग्जॉस्ट से भी पानी ही बाहर निकलता है। एंड येट वो किसी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक इंजन जितना पावर प्रोड्यूस करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर टोयोटा अपने इंजन में पानी को कैसे जलाने वाला है? क्या उन्होंने सादा पानी की कोई ऐसी खूबी ढूंढ निकाली है जो इन सभी बड़े बड़े जॉइंट कंपनीज की नजरों से छूट गई? आल्सो अभी के इंजन का ना पानी के साथ कुछ ऐसा सीन है जैसे पानी का सीन है बिल्लियों के साथ। कभी गलती से भी अगर पानी किसी इंजन या फ्यूल टैंक में चला जाता है तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मेटल पूरी तरह से सड़ जाता है। सो टोयोटा आखिर इंजन के दुश्मन पानी को इंजन का सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाएगा? और टेस्ला आज की तारीख में हमें ईवी इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर क्यों ना लगता हो, लेकिन सच बात तो यह है कि टोयोटा ने तो 1997 में ही दुनिया की पहली सक्सेसफुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी और उन्होंने टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों को लाइमलाइट में भी लाया था। तो फिर क्यों आज ईवी का ट्रेंड छोड़कर टोयोटा इस वाटर इंजन का ट्रेंड सेटर क्यों बनना चाहता है? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो इलॉन मस्क की विजनरी आंखें भी नहीं देख पा रही? वेल, अगर आप टोयोटा का माइंडसेट समझ गए ना तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। सो बिना देरी किए चलिए समझते हैं टोयोटा कैसे अपने वाटर इंजन से कार इंडस्ट्री की मेहनत पर पानी फेरने वाला है। तो देखो क्यूरियस माइंड्स, टोयोटा ना एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनीज की तरह भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि खुद ट्रेंड को सेट करती है, जिस ट्रेंड को फिर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। और इसीलिए इनका मेजर फोकस होता है इनोवेशन, इनोवेशन एंड ओनली इनोवेशन। अपने इसी इनोवेटिव अप्रोच की वजह से 1990s में पूरी दुनिया जहां पर ईवीज के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वहीं पर टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस लॉन्च करके इसी कार मार्केट में ईवीज का एक ट्रेंड भी सेट कर दिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेट 90s में अगर ये कार इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई होती तो शायद अर्ली 2000s में टेस्ला को वो शुरुआती पुश मिलता ही नहीं। खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, लेकिन समहाउ टोयोटा खुद अपनी सक्सेस से खुश नहीं थी। दरअसल अमेरिका जो खुद टेस्ला, फोर्ड, शेवरोलेट, फियाट जैसे बड़े बड़े कार जायंट्स का घर है, वहां भी टोयोटा जैसा एक आउटसाइडर ज्यादा रिलायबल माना जाता है आज की तारीख में। इनफैक्ट यही वजह भी है कि आज के टाइम अमेरिका में हर 5 में से एक ऑफ रोड गाड़ी टोयोटा की ही होती है। अब ऐसे में जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुआ था और दुनिया भर में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों मिलने लगे, तब इन्हें अपने इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ कंसर्निंग फ्लॉज नजर आए और उन्होंने अपने इस ईवी का प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर क्या थे वो फ्लॉज जिन्हें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता था? वेल, एक्चुअली में एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्लॉज थे। दरअसल टोयोटा ने जब अपनी ईवी मॉडल प्रियस को डिटेल में स्टडी किया तब उन्हें अपने इस मॉडल में 2 मेजर प्रॉब्लम्स नजर आए। पहला ये कि भले ही ईवीज इको फ्रेंडली माने जाते हैं और वो जीरो कार्बन इमिशंस करते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करवाने वाले चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो कोल, डीजल, नेचुरल गैस जलाकर ही आती है। यानी कि टेक्निकली जब भी ईवीज रास्ते पर चलती है तब वो भी तो माहौल को आलूदा कर ही रही है। एंड सेकेंडली, ईवीज में जो बैटरीज लगाई जाती हैं वो मोस्टली लिथियम, कोबाल्ट या फिर निकल जैसे रेयर मेटल से बनती है और इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक बैटरी बनाने में इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है कि इतने में ऑलमोस्ट 2 सिंपल गाड़ियां पूरे तरीके से तैयार हो जाएं। इनफैक्ट शायद आपको ये पता नहीं होगा पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शोरूम तक पहुंचने से पहले करीब 13,608 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुकी होती है, जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम घोट सकता है। यानी कि ऑल इन ऑल टोयोटा रियलाइज्ड कि इन्हीं फ्लॉज की वजह से ईवीज का प्राइमरी पर्पस ही बीट हो रहा है और वो बस दिल की तसल्ली के लिए ये रेयर मटेरियल्स को वेस्ट कर रहे हैं। नतीजा, उन्होंने ईवीज का डेवलपमेंट बैकफुट पर ले लिया और इंस्टेड कंबशन इंजन्स वाली सादा गाड़ियों को इम्प्रूव करने पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, स्टार्टिंग विद चॉइस ऑफ फ्यूल। बेसिकली शुरुआत से ही टोयोटा को अच्छे तरीके से पता था कि इंजन से भी ज्यादा आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि किसी फ्यूल में कितने केमिकल बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड में से कितने बॉन्ड्स आसानी से टूटकर अपने अंदर ट्रैप्ड एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं और में से कितने बॉन्ड्स आधे अधूरे टूटकर कार्बन पोल्यूटेंट्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेना बहुत ही जरूरी होता है।
अब ऐसे में ये बात तो आप सभी साइंस लवर्स जानते होंगे, वो मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एलिमेंट है? वेल, कार्बन, राइट। यानी आप एथेनॉल यूज़ कर लो, आप केरोसिन यूज़ कर लो, आप CNG यूज़ कर लो, इन्हें जलाने पर किसी न किसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। तो ऐसे में आखिर करें क्या? वेल, एक आइडिया हो सकता है। व्हाट इफ हम हाइड्रोजन H2 यूज़ करें तो? क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स छोटे होने की वजह से वो किसी फ्यूल टैंक में काफ़ी टाइटली पैक किए जा सकते हैं। यानी कि अगर लेट्स से आप एक फ्यूल टैंक में 24 बॉन्ड्स वाले सिर्फ 4 पेट्रोल मॉलिक्यूल्स भर सकते हो, मगर एक बॉन्ड वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट 100, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की एनर्जी होगी। ऊपर से हाइड्रोजन के आपसी बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से इनके टूटने पर पेट्रोल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिग विन विन सिचुएशन। इनफैक्ट टोयोटा का ऐसा ही हाइड्रोजन इंजन ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे। हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल होने के साथ साथ एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, यानी इसे अपने गाड़ी में एक बड़े से टैंक में लेकर घूमना मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब अपने साथ लेकर चल रहे हो। और ऐसे हाइड्रोजन पावर्ड वाली लेट से 100 गाड़ियां कराची जैसे ट्रैफिक में कहीं पर फंस गई तो बस समझ लो वो कोई ट्रैफिक नहीं बल्कि टिकिंग एटम बॉम्ब है। और इसीलिए इनिशियली टोयोटा को भी अपने इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के आइडिया को भी स्क्रैप करना पड़ गया था, बट इवेंचुअली दे रिटर्न टू द ड्राइंग बोर्ड वंस अगेन, बट दिस टाइम विद अ न्यू माइंडसेट। देखो, टोयोटा को इतना पता चल गया था कि इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के अलावा अगर दूसरा कुछ काम कर सकता है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। सो व्हाट इफ हम फिर से जीरो से शुरू करने के बजाय इसी हाइड्रोजन इंजन के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करें तो? यस, प्योर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होता है, पर अगर हम इसी हाइड्रोजन को किसी इम्प्योर फॉर्म में फ्यूल टैंक में डालें तब तो वो इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा, राइट? और बस इसी आइडिया ने क्रिएट किया एक वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट को। अब क्यूरियस माइंड्स, एक्सप्लेनेशन में तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर रियलाइज करते हैं और ये पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए है थ्रू दिस चैनल। देखो, लाइफ में हम कहीं पर भी अटक जाते हैं, जैसे टोयोटा अटक गई थी, तो हमें हमेशा फॉल बैक करना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पर। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मतलब आप प्रॉब्लम को एकदम रूट से आइडेंटिफाई करो। तो जैसे टोयोटा ने यहाँ पर समझा, यहाँ पर प्रॉब्लम हाइड्रोजन इंजन्स नहीं है बल्कि हाइड्रोजन का इनफ्लेमेबल नेचर है, तो हम फंडामेंटली उसके इसी नेचर को किसी तरीके से अगर ट्विक कर सकें देन वी शुड बी एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ ना आपको यूजुअली सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ही आ पाएंगे, वरना प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमारा दिमाग हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और एस्केप रूट देखता है, एंड देन वी ड्रॉप दैट आइडिया। सो अब बढ़ते हैं वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट में आगे। सो पानी चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर हम इसे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो टेक्निकली इसमें ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है। यही इम्प्योरिटी इसको एक्सप्लोजिवनेस से बचाएगी। टोयोटा को फाइनली पता चल गया था कि इसे क्या बनाना है, एक्सेप्ट अगेन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दरअसल जब वो इस तरफ एक प्राइमरी रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ऐसे ऑलरेडी कई लोग हैं जिन्होंने पानी को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करके गाड़ियाँ चलाई, बस वो गाड़ी अब पॉलिटिक्स और इम्प्रैक्टिकल डिज़ाइन की वजह से कभी मेन स्ट्रीम नहीं हुई। एक्चुअली 1980s में यूएस में बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से बचने के लिए एक छोटे से अमेरिकन इन्वेंटर स्टैनली मेयर्स ने पेट्रोल का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हुए पानी पर चलने वाली एक गाड़ी डिज़ाइन की थी। मेयर्स के हिसाब से उनकी एक गाड़ी सिर्फ 4 लीटर यानी कि सिर्फ इतने से पानी में 180 किलोमीटर तक चलने में कैपेबल थी। लेकिन जैसे ही मेयर्स ने इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा, इन्हें कई ऑयल कंपनी से धमकियां आने लगी। और इसी बीच 1998 में जब वो एक होटल में अपने इस इन्वेंशन के लिए कुछ इन्वेस्टर से बात कर रहे थे, तब अचानक उनका गला सूखने लगा। वो तेजी से होटल से बाहर भागते हुए नजर आए और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उनकी जगह पर मौत हो गई। एंड यू नो व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग, उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद इनकी वो गाड़ी और इससे जुड़े सभी डिजाइन्स भी मेयर्स के गिराज से मिस्टीरियसली गायब हो गए। कहा जाता है कि अगर वो डिजाइन्स आज होते तो शायद ईवीज कभी मेन स्ट्रीम हुए ही नहीं होते, बिकॉज ये लगभग उसी टाइम की बात है जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी। सो अगर ये वाटर इंजन वाली गाड़ी मेन स्ट्रीम हुई होती तो शायद प्रियस वो पहली और आखिरी ईवी होती जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया में बज़ भी क्रिएट किया होता। खैर, वंस दिस वाटर इंजन वाज गॉन, दुनिया के कई और लोगों ने भी वाटर इंजन्स बनाने की कोशिश की, लेकिन दे हैड नो लक। लाइक अभी 2018 में
इंडिया के नागपुर के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने लिटरली एक मारुति 800 को पानी डालकर चलाया था। उन्होंने बेसिकली मारुति 800 के फ्यूल टैंक में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पानी में घोल के डाले थे और इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन से जो इनफ्लेमेबल एसिटिलीन गैस पैदा हुई थी, इससे उन्होंने अपनी गाड़ी को चलाया था। और ऐसे ही दूसरे भी कई सारे वेरिएंट्स हैं वाटर इंजन्स के, लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे। इनमें से 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स कुछ ये रहे। पहली प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पानी और गाड़ी के फ्यूल टैंक्स, ये कम्बिनेशन ही एकदम डेडली है, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन मेटल से बने फ्यूल टैंक्स के कांटेक्ट में आते ही उसे सड़ाने लगता है और महज कुछ ही दिनों में आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डिसॉल्व करने से एसिटिलीन गैस के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, जो फ्यूल टैंक में जमा होकर उसे क्लॉग कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एसिटिलीन से रिलेटेड। एसिटिलीन पानी से ज़्यादा कोरोसिव होता है और हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा अनस्टेबल भी, और ऊपर से ये पॉइजनस भी है। यानी कि ऑल इन ऑल मेयर्स के इंजन का तो पता नहीं कि वो पानी को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिनके बारे में आज हमें पता है इनके डिज़ाइंस काफ़ी इम्प्रैक्टिकल से हैं। अब ऐसे में आखिर टोयोटा ने पानी से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का रिस्क क्यों लिया, स्पेशली नोइंग दैट हाइड्रोजन एंड वाटर इंजन्स दोनों की अपनी दिक्कतें हैं। वेल, यहीं पर टोयोटा के इंजीनियर्स ने एक वंडरफुल जुगाड़ लगाया। दे अगेन वेंट टू देयर ड्राइंग बोर्ड्स। फिर अब तक देखे सभी तरह के इंजन्स, यानी कि ईवी, हाइड्रोजन इंजन और इम्प्रैक्टिकल वाटर इंजन्स, इन सभी को इस बोर्ड पर उन्होंने उतारा और फिर आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म किए और एंड में एक ऐसा इंजन बनाया जो इन सभी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को मिक्स एंड मैच करके इनकी आपसी कमियों को सॉल्व कर सकता था। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, हाइड्रोजन गाड़ियों के फ्यूल स्टेशन में क्या होता है, वो एक तरह से ईवीज़ के चार्जिंग स्टेशन का ही एक एक्सटेंशन होता है। सिर्फ गाड़ी में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी देने के बजाय वो इंस्टेड पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है एंड लास्टली यही सेपरेटेड हाइड्रोजन फिर गाड़ियों की टंकी में भरा जाता है। नाउ एज वी डिस्कस अर्लियर, हाइड्रोजन से भरा टैंक तो बॉम्ब की तरह होता है। तो यहाँ पर टोयोटा ने सोचा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन के फ्यूल स्टेशन का पूरा सेटअप डायरेक्टली गाड़ी में ही फिट कर दें। तो इससे होगा ये कि फ्यूल टैंक में इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन की जगह हम सादा पानी रख सकेंगे और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए गाड़ियों में बैटरी तो होती ही है, इतना काफ़ी है। और इन सब के ज़रिए जो ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन गैस बनेगी वो बिना फटे और बिना कंबशन इंजन को सड़ाए उसे चला भी सकेगी। और रही बात फ्यूल टैंक के सड़ने की, तो इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट ना होने की वजह से उसके अंदरूनी सरफेस को एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल से कोट भी किया जा सकता है। सो कूल, राइट? आप देख सकते हो कि कैसे टोयोटा ने पहले बनाए हुए हर एक इंजन में से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को चुना और इन्हीं की मदद से उनके आपसी फ्लॉज को ओवरकम किया। इनफैक्ट यही टोयोटा का डीएनए रहा है, इसकी पहचान है। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के टाइम मूंगफली के दाने जितना छोटा दिखने वाला जापान यूएस जैसे एडवांस मुल्क के हाथों पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, अपनी गलती को सुधारते हुए जापान और उसकी कंपनीज को कई सालों तक यूएस ने ही पाला। इन्हीं कंपनीज में से एक थी टोयोटा। यस, टोयोटा। ये कंपनी जो एक टाइम पर हैंडमेड स्टफ बनाया करती थी, इसे 1950s में गाड़ियां बनाना सिखाकर यूएस ने ही खड़ा किया था। अब मैं ये बैक स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? वेल, सिंपली बिकॉज कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जब अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है ना, वो तभी अपने आप से वो बुनियादी सवाल पूछता है कि यहाँ से आगे अब उसने कहाँ जाना है और कैसे जाना है और क्यों जाना है। अब 1950s में जब जापानीज लोगों ने अपने आप से सवाल पूछा, तब उनके सामने 3 ऑप्शंस थे। पहला, पाकिस्तान जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी बनकर अनाज एक्सपोर्ट करना। दूसरा, अरब्स की तरह कच्चा तेल बेचकर पैसे कमाना। और तीसरा, जॉर्डन जैसे यूएस की वार्स में उसकी मदद करके उससे अपनी मंथली सैलरी लेना। नाउ एज यू कैन सी, इनमें से पहला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज मूंगफली जितना छोटा मुल्क मूंगफली बोएगा कहाँ, जगह ही नहीं है इतनी। देन दूसरे ऑप्शन में प्रॉब्लम ये थी कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, कोल, आयरन ओर एंड कॉपर, ये सब जापानीज लोगों को ही पूरे नहीं पड़ते, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। और तीसरे ऑप्शन की दिक्कत ये थी कि इनके मुल्क ने जस्ट अभी अभी वार के कॉन्सिक्वेंसेज झेले थे। सो गोइंग बैक टू द यूएस इज सिंपली सुइसाइड। सो फाइनली यहाँ पर जापान ने सोचा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरली वैल्यूएबल हो, तो हम ऐसी मैन मेड चीज़ें बनाएंगे कि दूसरे मुल्क हमें अपने मुल्क में बुला कर कहेंगे कि प्लीज़ हमें भी ये बना कर दे दो। यानी जापान ने अपने इनोवेटिव दिमाग को वो सेलेबल, वो मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाया।
इनफैक्ट यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि टोयोटा या इन जनरल जापान ने कुछ नया बनाया तो आप इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाते हो। सो या इससे होपफुली आपको अपनी लाइफ के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिले होंगे। अब बस सवाल यहाँ पर यह बचता है कि क्या ये टोयोटा का इंसेन वाटर इंजन ईवी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली आज के टाइम में जब ईवी कार्स एक अच्छा खासा मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। वेल अभी एट दिस मोमेंट टोयोटा का ये वाटर पावर्ड इंजन एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है, सिर्फ उसका एक प्रोटोटाइप ही रिलीज हुआ है और इसीलिए हमारे पास भी इसके इन डेप्थ डिटेल्स नहीं हैं टू से फॉर श्योर। लेकिन अगर प्योरली सिर्फ प्रोटोटाइप की बेसिस पर जज करें तो मार्केट में उतरने से पहले टोयोटा को इसके दो मेजर प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट फौरन सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्टली, इस इंजन में मौजूद बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी को स्प्लिट करती है और फिर पानी से निकला हाइड्रोजन जब टायर घुमाता है तो टेक्निकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर यही घूमते टायर्स किसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह फिर से उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर बैटरी चार्ज होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब तक बैटरी को चार्ज करने के लिए टोयोटा कोई सोलर पैनल वगैरह अपनी गाड़ी में नहीं लगाता, ये एक परपेचुअल इंजन बन जाता है जो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। सेकेंडली, अगर आप इसे प्योरली एनर्जी आउटपुट के टर्म्स में देखें तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस जलाने पर करीब 121 मेगा जूल्स की एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस 1 किलोग्राम गैस को वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बनाने के लिए 180 मेगा जूल्स जितनी एनर्जी लगती है। यानी जितनी एनर्जी हमें हाइड्रोजन से मिल रही है उससे कई ज्यादा एनर्जी हम उसे बनाने में खर्च कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। अब एटलीस्ट इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर बनाया है जो 95% एफिशिएंसी के साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। सो देयर इज स्टिल अ बिग होप। लेकिन टोयोटा एज ए कंपनी अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से कैसे डील करता है और इसका ये वाटर इंजन आम लोगों को कितना अफोर्डेबल होगा, यही फैक्टर्स अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि उनका ये वाटर इंजन ईवीज को कितना तगड़ा टक्कर देगा। हाउएवर द पोटेंशियल इज डेफिनेटली देयर, खास करके टोयोटा जैसी बड़ी जाइंट कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अगर बैक करे तो। और शायद यही वो लम्हा है जब हमें सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं बल्कि अपनी ज़मीन का फ्यूचर भी बचाना है। आर्कटिक रीजन जहाँ कभी सर्द हवा सांस लेती थी अब हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रहा है। लेकिन अब दुनिया भर के साइंसदान मिलकर एक ऐसा मेगा लेवल प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं जिसका मकसद है पूरी आर्कटिक बर्फ को दोबारा फ्रीज करना, वो भी सिर्फ 6 साल के अंदर। और तरीका वही ब्राइन पानी जो आमतौर पर बर्फ को पिघलाता है, अब उसी से बर्फ वापस जमाई जाएगी। इस वीडियो में मैंने इस हैरत अंगेज प्रोजेक्ट का तफसील से जिक्र किया है। ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं बल्कि शायद ज़मीन को बचाने की एक आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश हो। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।